हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम 12th क्लास का जो लेसन है वैश्वीकरण, भारत और वैश्वीकरण का नाम का जो ये चैप्टर है इसके बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान 12th क्लास का एक लेसन है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आज इस वीडियो में भारत पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण और आर्थिक इसके प्रभाव क्या हैं, इनके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टेड वीडियो। भारत और वैश्वीकरण के नाम से ये पाठ है, आप पिछले वाले वीडियो से इसको पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पश्चिमी पूंजीवादी देश एशिया और अफ्रीका में अपने उत्पादों के लिए बाजार ढूंढने में प्रयासरत है, क्योंकि प्रत्येक देश ने अपना बाजार विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको आप कहते हैं, और विश्व व्यापार संगठन WTO दुनिया में आर्थिक नीतियों के निर्धारण पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये संस्थाएं शक्तिशाली पूंजीवादी ताकतों के क्षेत्र में कार्य कर रही है। यद्यपि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को काफ़ी लाभ हुआ है, लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। इन सभी के कारण से आप देखते हैं चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं को पिछली अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक लाभ हुआ है। विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह तेज हुआ है। पूर्व में विभिन्न देश आयात पर प्रतिबंध अधिक लगाते हैं, परंतु वैश्वीकरण के दौर में प्रतिबंध शिथिल हो गए हैं। अब धनी देश के निवेशकर्ता अपना निवेशक अन्य देशों में कर सकते हैं। भारत, ब्राज़ील जैसे विकासशील देश विदेशी निवेश के विशेष आकर्षक हैं। पूंजीवादी देशों को इससे अधिक मुनाफा होता है। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया के वैचारिक क्रांति का कार्य किया है। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में वैचारिक क्रांति का कार्य किया है। अब विचारों के आदान प्रदान में राष्ट्रीय आदान प्रदान में राष्ट्रीय सीमाओं का असर समाप्त हुआ है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी हुई सेवाओं जैसे बैंकिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, व्यापारिक लेन देन तो बहुत सरल हो गई है। लेकिन जितना तेज वस्तुओं और पूंजियों का प्रवाह बढ़ा है, उतनी तेजी से लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित पूंजीवादी देशों ने अपने वीजा नीति जो है उसको वीजा नीति को सही नहीं किया है। वीजा नीति का इसका मेन कारण है, उनको वो वीजा सही नहीं दे पाते हैं। 9/11 की आतंकवादी घटना के बाद अत्यंत कठोर कर दिया गया है वीजा नीति को। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण से होता है कि यह देश आशंकित है कि अन्य देशों के नागरिक उनके नागरिकों की नौकरी और व्यवसाय हथियार न लें। ये तो जानते हैं कि अगर सभी देशों में पब्लिक का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो क्या करेंगे, उस देश के लोगों के जो रोजगार है, जो नौकरियां हैं, जो पेशा है, व्यवसाय है, उन पे अपना अधिकार जमाएंगे। तो ऐसे में जो वीज़ा है वो सरकार क्या है, जो भी जिस देश की सरकार है वीज़ा नीतियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है। वैश्वीकरण का अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही है, वहीं कुछ देश आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक न्याय की स्थापना भी संकट में है। सरकार का संरक्षण छिन जाने के कारण समाज के कमजोर तबकों को लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई विद्वान वैश्वीकरण के दौर में पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक
सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग वैश्वीकरण को उपनिवेशवाद का नाम देकर निंदा कर रहे हैं, जबकि वैश्वीकरण के पक्षकारों का मानना है कि वैश्वीकरण से विकास व समृद्धि दोनों बढ़ती है। खुलेपन के कारण आम आबादी की खुशहाली बढ़ी है। हर वैश्वीकरण से लाभान्वित होता है। वैश्वीकरण से हर देश लाभान्वित होता है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या होंगे? ये तो थे आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण ने न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, अपितु इसका लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसका विश्व के देशों की स्थानीय संस्कृति पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया से विश्व की परंपरागत संस्कृतियों को सबसे अधिक खतरा पहुंचाने की आशंका है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है, जिसका विशिष्ट देश संस्कृतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पश्चिमी संस्कृति मूल्यों को अन्य आंचलिक संस्कृतियों पर लादा जा रहा है। इसमें खान पान, रहन सहन, जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष ये भी है कि प्रौद्योगिकी विकास में प्रवाह से एक नवीन विश्व संस्कृति के उदय की प्रबल संभावनाएं बन गई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फैक्स, उपग्रह, केबल टीवी ने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक बाधाओं को हटाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने के माध्यम क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले माध्यम कौन कौन से हैं? इंटरनेट, ईमेल से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने सूचनाओं को जनतांत्रिक बना दिया है। विचारों और धारणाओं का आदान प्रदान आसान हुआ है। आसान बनाना ये भी इसका एक क्या माध्यम हो सकता है? विचारों और धारणाओं का आदान प्रदान करना। सूचना तकनीकी के विस्तार से डिजिटल क्रांति आ गई है और विषम डिजिटल दरार भी उत्पन्न हो गई है। अविकसित, अर्धविकसित और कुछ विकासशील देशों की तुलना में सूचनाओं सेवाओं का निरंतर राज्य के अंदर रहा है। देखिए, कुछ विकासशील देश ऐसे हैं, कुछ विकसित देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या सूचनाएं जो हैं वो उन जो सरकार है उसी के अधीन रखा गया है, राज्य के अंतर्गत रखा गया है। सूचनाओं को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, सरकार की है। राज्य चाहे तो किसी भी नागरिक की सूचनाओं को वो रख सकती है, सूचनाओं को रख। वहीं जो इसमें छठी बात की बात करते हैं तो वो क्या है? एक विशिष्ट समूह द्वारा सूचना माध्यमों पर स्थापित कर लेना अलोकतांत्रिक है। समाचार सेवाएं, CNN, BBC, अल जजीरा आदि सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय चैनल का विश्वव्यापी प्रसारण हो रहा है, इससे वैश्वीकरण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। खबरों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता पर भी अभी प्रश्न लगे हुए हैं। खबरों और उनका विश्लेषण राजनीतिक प्रभाव से संदर्भ होता है तो लोकतंत्र के लिए ये उपयुक्त नहीं है। जो भी खबरें दिखाई जाती है उन खबरों का सीधा संबंध सरकार से यानी कि राजनीतिक गतिविधियों से होता है। ये क्या है? लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हमेशा लोकतंत्र के लिए नुकसान यानी कि लोकतंत्र के लिए खतरा रहता है। सरकार या मीडिया को प्रभावित करने का कार्य करती है। सरकार जो है वो मीडिया को इससे प्रभावित करने का कार्य करती है। मीडिया के द्वारा दिखाई गई जानकारी जो सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सरकार से प्रभावित होती है। इस वजह से क्या है, जो सूचनाएं अधिकतर जो दिखाई जाती है सूचनाएं समाचार वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, सीधे किसी न किसी रूप से सरकार से प्रभावित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण की लहर का भारत में आगाजी पिछली शताब्दी के अंत में हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला भारत भी इस धारा से जुड़ गया है। भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था।
वे अमेरिकानुमुखी वैश्वीकरण के लिए हर बार आलोचना के केंद्र रहे। व्यवहार में उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नई आर्थिक नीतियों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की थी। भारत के उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस 1991 में, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो क्या थे, वो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे और उन्होंने एक नई नीति का निर्माण किया था जिससे क्या है, वैश्वीकरण को बढ़ाया जा सकता है। और वो नीति कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की थी मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बने। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया है। 1992-93 से रुपयों को निरंतर परिवर्तनशील बनाया गया है। पूंजी व्यापार वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए हैं। आर्थिक नीतियों को सुधारा गया है। इसमें प्रतिबंधों को हटाया गया है। 30 दिसंबर 1994 को भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता वाद्य हस्ताक्षर किए हैं। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई और भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाला इसका सदस्य देश बना। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 1995 को, और भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाला इसका सदस्य देश बना है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करने की शुरुआत शुरू किया, जो वर्षों से आर्थिक विकास की बाधा बनी हुई थी। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए और सरकारी तंत्र की जटिलताओं को हल्का कर दिया गया है। देश में अभी भी वैश्विक परिवर्तन का दौर जारी है। भारत राजनीति पर वैश्वीकरण के भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संघवाद की 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। पहला ये है आशंका है कि वैश्वीकरण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के ढील से देश की आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भारत अभी भी क्या है, एक विकसित देश है। ये हमारे लिए एक विडंबना की बात है, ये अत्यंत दुख की बात है। भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और फिर भी आज भी हम क्या हैं, हम विकासशील ही हैं। भारत आज भी क्या है, विकासशील देश ही है। ये भारत के लिए एक विडंबना की बात है, अत्यंत दुख की बात है। हम आज भी क्या विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। वे विकास के मार्ग पर वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रवृत्तियों का लाभ लेते हुए विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सका है। भारत आज जो विकासशील देश है उनका लाभ लेते हुए आज भी भारत क्या पिछड़ा हुआ है। भारत ने आज भी जो विकसित देश है उनकी बराबरी भारत नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख का और चिंता का विषय ये है। भारत आज विकासशील देशों की बराबरी नहीं कर पाया है। हम विश्व की बात क्या करें, हम हमारे जो एशिया के जो ताकतवर देश हैं उनसे भी भारत अपनी बराबरी नहीं कर पाया। जैसे चाइना है, जापान है, रूस है, इनसे भी भारत क्या है, कई क्षेत्रों में आज भी क्या है, भारत पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? भारत चाइना से किसी न किसी रूप से हर सेक्टर में भारत चाइना से पिछड़ा हुआ है, रूस से पिछड़ा हुआ है, जापान से पिछड़ा हुआ है। ये जो भारत के एशियाई देश है इनसे भी भारत क्या है, आज भी कई रूपों में, कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। भारत विकासशील देशों की तुलना में आज विकसित देशों की तुलना में उनकी बराबरी नहीं कर पाया है। वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ उन अर्थव्यवस्थाओं को होगा जो पहले से ही विकसित है। वैश्वीकरण का लाभ ज़्यादा उन देशों को पहुंचता है जो पहले से विकसित देश है, वही क्या करते हैं, वैश्वीकरण का लाभ उठाते हैं। जबकि भारत क्या है, एक विकासशील देश है, इस वजह से क्या है, भारत विकसित देशों की बराबरी नहीं कर पाया है। वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ उन अर्थव्यवस्थाओं को होगा जो पहले से ही विकसित है। अर्धविकसित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यदि भारतीय राज्यों को संतुलित, समग्र और समाजवादी विकास की अभिवृद्धि करनी है तो केंद्रीय सरकार की शक्तियों में भी बढ़ोतरी करनी होगी। इस कारण प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए समान सेवाएं और नीतियों को लागू करने के लिए केंद्रीकरण की मांग होती है। दूसरा, वैश्वीकरण की प्रवृत्ति जो है वैधता का संकट पैदा करती है। एक तरफ राज्य अपनी
आर्थिक प्रभुता को कम कर देता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का परित्याग करने के लिए परहेज करता है। घरेलू संप्रभुता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राज्य को स्थानीय लोकतांत्रिक संरचना की संरचना के लिए आवश्यक है, ताकि राज्य की वैधता को आगे बढ़ाया जा सके। भारतीय संघवाद की तीसरी परत पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता इस चिंता का प्रतिबंध है कि इस प्रवृत्ति का नवीन स्थानीयता न्यू लोकलिज्म द थिंग्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्ट लोकली की संज्ञा दी गई है। भारतीय संघवाद के सामने वैश्वीकरण की तीसरी चुनौती है नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि। इनमें से कुछ संगठन लोकतांत्रिक शासन की समांतर और क्षितिज संरचनाएं उत्पन्न कर देते हैं, जो लोकतंत्र के संचालन पर बुरा प्रभाव डालती है। यदि भारतीय राज्य आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो सुधारात्मक हस्तक्षेप शुरू किए बिना दो स्तरीय प्रणाली को नहीं लाया जा सकता। एक तरफ अग्रिम राज्य व्यापक विकास कर सकते हैं, तो वहीं पिछड़े राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सहायता के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये स्वाभाविक है। जो राज्य विकसित है, जिस राज्य में व्यापार है, वाणिज्य सभी क्षेत्र से अगर वो राज्य क्या है अगर विकसित है तो वो अपना विकास कर सकता है। अगर ऐसे ही बात करें हम हमारे राज्य राजस्थान के बारे में, राजस्थान है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, ये क्या है, ये ऐसे राज्य हैं जो क्या है बहुत ही पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से ही पिछड़े हुए हैं। तो ये इनको क्या है किसी न किसी रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, तभी जाकर इन राज्यों का जो विकास है वो संभवतः किया जा सकता है। केवल स्वयं के विकास के लिए ही नहीं अपितु शासन पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक प्रभाव की वजह से सहायता पर भी केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे सहकारी वित्तीय संघवाद का यह मार्गदर्शक सिद्धांत है कि असमान राज्यों को समान अधिकार दिए जाए, जो असमान राज्य उनको भी समान अधिकार दिए जाए। हमारा भारत का संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि भारत के जो सभी राज्य क्या हैं वो समान है, वो किसी भी नज़र से असमान नहीं है। यानी समान का मतलब ये है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के अधिकारों से है, यानी कि उन लोगों को वही अधिकार प्राप्त है। हम राजस्थान रहने वाले लोग हैं, हमको वो अधिकार प्राप्त है, हमको भी वही अधिकार प्राप्त है जो एक सिक्किम में रहने वाले नागरिक को प्राप्त है, या नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में या कश्मीर में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी जगह पर रहने वाला जो व्यक्ति है उसको वो सभी अधिकार प्राप्त है जो हम राजस्थानियों को है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो पंजाब में, सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यही क्या है, ये एक संघवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। क्षेत्रीय असमानता एक इकाई को आपसी सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव डालती है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर भी प्रभाव डालती है। इन इकाइयों की आबादी पर भी प्रभाव डालने का कार्य करती है। तो आज आपने इस वीडियो में भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव आपने जाने, वैश्वीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को आपने समझा। अब अगले वाले वीडियो से हम यहीं से शुरू करेंगे। सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, इनको यहाँ से वापस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को फिर से देखें, कोई बात समझ में तो फिर से कुछ पूछने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।